आप जो ये वीडियो देख रहे हैं 6 फरवरी को भूकंपों और झटकों के बाद ढहने वाली इमारत। सबसे पहले तो नीचे का तल उखड़ गया, फिर बाकी इमारत इसके ऊपर आ गई, जिसे पैकनेक कोलैप्स के रूप में जाना जाता है। अकेले भूकंप की तीव्रता ने विनाश की क्षमता को आगे बढ़ाया, लेकिन यह पैकनेक कोलैप्स है जिसने इसे क्षेत्र की सबसे घातक आपदाओं में से एक बना दिया है। Even a very well-designed and well-executed building would have suffered. This doesn't rule out that the buildings was free of defects. How well buildings protected residents played a significant role in lives saved and lost. Clearly, a lot of these buildings were not up to standard. मरने वाले की संख्या बढ़ते जा रही है। कई पीड़ित अभी भी इमारतों के बोझ तले दबे हुए हैं। तो इन इमारतों के बारे में ऐसा क्या है जिसने इस भूकंप को और भी विनाशकारी बना दिया है? तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उन एरिया को देखेंगे जो इन दो फॉल्ट लाइन के कारण भूकंप होने की संभावना होती है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के साथ बैठता है, इसके बाद एक दूसरे से मिलता है और घर्षण पैदा करता है। जब घर्षण बढ़ता है तो एक पावरफुल अर्थक्वेक होता है। इस शताब्दी में तुर्की ने दोनों फॉल्ट लाइनों के साथ बहुत बड़ा भूकंप देखा है। सबसे हालिया यहाँ हुआ यह भूकंपीय प्रभाव क्षेत्र जो एपी सेंटर को दर्शाता है। जब आप सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर करीब से नजर डालते हैं तो वे सीरियाई रिफ्यूजीज के साथ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में थे, जो रैंडम बिहेवियर से निर्मित और बड़े पैमाने पर नेग्लेक्टेड इमारतों में रहने लगी। सीरिया में सीमा पार इन क्षेत्रों में इमारतें पहले से इस लंबे युद्ध गृह से कमजोर हो गई थी, लेकिन जो वास्तव में इस आपदा को जटिल बनाता हुआ यह है कि तुर्की उन इमारतों से अवगत था जो सबसे ज्यादा जोखिम वाली थी, जिसे सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग आमतौर पर एक बड़ी संरचना होती है जिसमें कई मंजिलें होती है और तल एक ओपन प्लान होता है। निचले तल कभी कभी छोटे व्यवसाय या अतिरिक्त घरों के लिए पार्किंग, गैरेज का पैलेस हो सकती है। ये इमारतें दुनिया भर में अपने देश भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में बहुत आम है, क्योंकि ये घनी आबादी वाले इलाकों में भीड़ भाड़ का समाधान का पेश करता है। लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से पावरफुल अर्थक्वेक को झेलने का साहस नहीं रखता। इसका स्तंभ भंगुर कंक्रीट से बने होते हैं और इसकी ऊपरी सतह कंक्रीट जैसी भारी सामग्री से बना होता है। कभी कभी तो निचली मंजिल ऊपर की तुलना में काफी कम दीवारें होती है जो खुली रहती है और ये स्तंभ दीवारों से जुड़े नहीं होते। इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल मंजिल काफी कमजोर होता है और इसके ऊपर जब ज्यादा लोग चढ़ते हैं तो यह समर्थन पूरी तरह से नहीं कर सकता है। इसलिए जब भूकंप आता है तो ऐसी घर के डिजाइन की वजह से घर का ढांचा तब तक हिलता है जब तक कि नीचे न गिर जाए। तुर्की और सीरिया जैसे देशों में पावरफुल अर्थक्वेक से इमारत ढहने का यही कारण है। ابن عمي ومرته مع 3 أولاد لهلا ما معروف عنهم شيء، ساكنين بالثاني الفني. I can't see him. I can't see him. This is worse than more. यह एक ऐसी चुनौती है जिसका तुर्की पहले भी सामना कर चुका है। तुर्की में एक जगह इजमित जहां 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था और इससे 17,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि इमारत के औसत डिजाइन से लगभग 90% इमारत के ढहने के कारण बनी है। इस आपदा ने मरने वाले की संख्या को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसकी परिणाम को देखते हुए तुर्की सरकार को भूकंप सुरक्षा पर जोर देने के साथ बिल्डिंग कोड को फिर से लागू किया, लेकिन तुर्की में ज्यादा भ्रष्टाचार होने के कारण उन्हें लागू होने नहीं दिया गया। तुर्की में कई इमारत 1999 से पहले बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी, जिसका मतलब यह था कि उन इमारतों को भूकंप की स्थिति में रेट्रोस्पेक्टिव रूप से मजबूत किया जा सकता है। नॉर्मल दिखने वाली इमारत को भूकंप की स्थिति में एक जगह रखने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें ऐसी सामग्री से जोड़ना है जो स्ट्रक्चर के वजन को समर्थन कर सके। आइडियल सिनेरियो में स्टील फ्रेम से चेन से रेनफोर्स्ड करेंगे और इन खुली दीवारों को भी रेनफोर्स्ड करना होगा और बाकी बचे बोल्ट और ब्रेसेस को न्यू में ड्रिल करेंगे। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर हिलती है तो इसे निचले तल से सपोर्ट मिलेगा और भूकंप की स्थिति में नॉर्मल दिखने वाली इमारत को एक जगह रख पाएंगे। इस तरह का समाधान इजी तो लगता है, लेकिन इसे एग्जीक्यूशन करना बेहद महंगा है। लेकिन तुर्की में एक और समस्या यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दशकों से रूल्स में कटौती कर रही है और बिल्डिंग कोड की अनदेखी कर रही है। बीबीसी के अनुसार इस पोस्ट में एक बिल्डिंग को एडवर्टाइजिंग किया गया था जो तुर्की में लेटेस्ट अर्थक्वेक सिक्योरिटी नियमों का अनुपालन करती है, जो मजबूत सामग्री के उपयोग पर जोर देती है। लेकिन जिस तरह से वह इमारत गिरी थी, जिससे पता चलता है कि यह एक सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर था। अब तुर्की उन ठेकेदारों पर नकेल कस रहा है जो इन ध्वंसों के लिए एलिज्ड रूप से जिम्मेदार है। इस भूकंप की वजह से जितने लोग मरे, इनमें से इतने लोगों की मौत होना जरूरी नहीं था। अगर तुर्की इन फॉल्ट लाइनों के निकट अन्य देशों के साथ सभी तीव्र भूकंप के प्रति सेंसिटिव होता है और तुर्की सिटी कोड को लागू करता है, इसके बाद सुरक्षित आवास को मानव अधिकार मानता है, तो तुर्की को इतना घातक नहीं होना पड़ेगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।